नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने डेवलपमेंट बायोलॉजी में लेक्चर नंबर 51 करने जा रहे हैं 51। देखिएगा, आज अपना जो टॉपिक है वो है पार्चुरेशन इन परसव। पार्चुरेशन या परसव। तो परसव या पार्चुरेशन की यदि हम डेफिनेशन की यदि हम बात करें तो परसव या पार्चुरेशन क्या होता है? गर्भकाल पूरा होने के पश्चात बच्चे का माता के योनि मार्ग से बाहर आना या बच्चे का जन्म होना ही क्या है? परसव है, परसव कहलाता है। अब देखिएगा कि पार्चुरेशन या प्रसव की यदि हम बात करें तो गर्भकाल पूरा होने के पश्चात, क्योंकि गर्भकाल की यदि बात करें मनुष्य के संदर्भ में तो ये लगभग 280 से 85 दिन का रहता है या 9 महीने का रहता है। उसके पश्चात बच्चे का जो जन्म होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रसव कहते हैं। अब देखिएगा कि अगर डेवलपमेंट बायोलॉजी के हिसाब से देखें तो प्रसव जो है एक हार्मोन के द्वारा नियंत्रित क्रिया होती है। किसके द्वारा नियंत्रित क्रिया होती है? कि हार्मोनल कंट्रोल्ड एक प्रोसेस है और जिसको अपने थोड़ा डिटेल में पढ़ने का प्रयास करते हैं। अब देखिएगा कि जो प्रसव होता है तो प्रसव, क्योंकि हमने बात की कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होता है मनुष्य के अंदर या किसी भी जंतु के अंदर जो कि जिनमें आंतरिक निषेचन होता है और जो कि यूँ कह सकते हैं कि जिनके अंदर लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती, यानी परिवर्तन जिनके अंदर प्रत्यक्ष होता है, उन जंतुओं के अंदर जो डेवलपमेंट होता है पूरा का पूरा गर्भाशय के अंदर होता है, यूट्रस के अंदर होता है। अब देखिएगा इसके अंदर क्या होता है कि जब गर्भाशय के अंदर होता है तो गर्भाशय से बच्चा जो है सर्विक्स में आता है, यानी गर्भाशय ग्रीवा में आता है। ग्रीवा से वो वेजाइनल जो ट्रैक होता है उससे क्या निकाल दिया जाता है? उसको बाहर निकाला जाता है। ये पूरा प्रोसेस होता है। इसके लिए हार्मोन्स जिम्मेदार होते हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार होते हैं? हार्मोन जिम्मेदार होते हैं इस पूरी प्रक्रिया के लिए। अब देखिएगा, आपने बात की थी प्रोजेस्टेरोन की। किसकी बात की थी? प्रोजेस्टेरोन की। हम बात करते हैं प्रोजेस्टेरोन, हम बात करेंगे एस्ट्रोजन की, हम बात करेंगे ऑक्सीटोसिन की, हम बात करेंगे कोर्टिसोल की, हम बात करेंगे रिलैक्सिन की। ये सारी जो हार्मोन्स हैं वो सारे किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? प्रसव के लिए जिम्मेदार होते हैं। और इसके अंदर एक रिफ्लेक्स एक्शन प्रोसेस भी लागू होता है। रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रिया भी इसमें क्या होती है? लागू होती है। अब प्रतिवर्ती क्रिया की यदि हम बात करें तो इसको भी अपने देखेंगे कि किस प्रकार से लागू होती है। पर उससे ठीक पहले अपने इन हार्मोन्स की बात करते हैं। प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन, कोर्टिसोल, रिलैक्सिन। तो अपने बात करें कि ये स्रावित कहाँ से होते हैं। तो आपको मैं बताता हूँ कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हम बात कर चुके हैं कि ये जब निषेचन होता है मनुष्य के अंदर तो अपने बात की थी कार्पस ल्यूटियम बनी रहती है। तो कार्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरोन मुख्य हार्मोन बनता है, एस्ट्रोजन बनता है। उसके अलावा आपको बताया था कि जब लगभग 3 महीने पश्चात जब प्लेसेंटा का निर्माण भी हो जाता है तो प्लेसेंटा का जब निर्माण हो जाता है तो प्लेसेंटा भी क्या करता है कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का स्राव करता है। उसके अलावा ऑक्सीटोसिन की यदि हम बात करें तो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है वो माता की और जो भ्रूण है उसकी जो पशपीयूष ग्रंथि उसके द्वारा क्या स्रावित होता है? ऑक्सीटोसिन भी स्रावित होता है। कोर्टिसोल की यदि हम बात करें तो कोर्टिसोल जो है वो जो भ्रूण होता है उसकी एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा क्या होता है? स्रावित होता है। उसके अलावा रिलैक्सिन हार्मोन है, ये किसके द्वारा स्रावित होता है? प्लेसेंटा के द्वारा स्रावित होता है। तो ये सारे हार्मोन्स मिलकर के किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? इस प्रसव के लिए या इस पार्चुरेशन प्रोसेस के लिए क्या होते हैं? जिम्मेदार होते हैं। अब यदि हम बात करें सबसे पहले कि प्रोसेस क्या रहता है तो प्रोसेस की यदि हम बात करें तो सबसे पहले क्या होता है कि हम देखते हैं कि जैसे निषेचन होता है तो निषेचन के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जिम्मेदार होता है। तो हमने बात की थी कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो गर्भाशय की संकुचनशीलता को कम करता है और एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो संकुचनशीलता को बढ़ाता है। परंतु जैसे निषेचन होता है तो निषेचन होने के बाद में क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन की सांद्रता तो बढ़ जाती है और एस्ट्रोजन की सांद्रता क्या हो जाती है? लो हो जाती है या डाउन हो जाती है।
जैसे जैसे जो है गर्भावस्था पूर्णतया की ओर होती है, या यूँ कह सकते हैं कि गर्भावस्था पूरी होने की ओर होती है, या यूँ कह सकते हैं कि प्रसव के ठीक पहले, यूँ कह सकते हैं कि 7वें महीने के दौरान। तो 7वें महीने के बाद में क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन की सांद्रता तो अब धीरे धीरे कांस्टेंट हो जाती है, और एस्ट्रोजन की जो सांद्रता है वो धीरे धीरे क्या हो जाने लगती है, महिला के अंदर बढ़ने लगती है। और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का मैंने फिर बता रहा हूँ कि स्रावण है वो कौन कर रहा है, कार्पस ल्यूटियम कर रही है अंडाशय के अंदर, और साथ में कौन कर रहा है, प्लेसेंटा के द्वारा किया जा रहा है। तो प्रोजेस्टेरोन 7वें महीने के बाद में, यानी गर्भावस्था के 7वें महीने के बाद में प्रोजेस्टेरोन जो है कांस्टेंट रह जाता है, यानी स्थिर रह जाता है, और एस्ट्रोजन की सांद्रता क्या बढ़नी शुरू हो जाती है। और इस प्रकार से क्या होता है कि जो प्रोजेस्टेरोन है वो जो है कम होता जाता है, और एस्ट्रोजन जो है वो, यानी कम का मतलब ये हुआ कि वो कम एस्ट्रोजन की तुलना में क्या रह जाता है, कम रह जाता है, और एस्ट्रोजन जो है वो बढ़ता जाएगा। तो जिससे क्या होता है कि गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है, गर्भाशय की जो मायोमेट्रियम लेयर होती है, उसके अंदर पेशियाँ पाई जाती हैं। उन पेशियों के अंदर क्या होता है, संकुंचन होता है। संकुंचन होने से क्या होता है कि जो अपने इसका शिशु होता है उसके ऊपर दाब लगता है। तो दाब जब लगता है तो शिशु धीरे धीरे सर्विक्स की ओर खिसकना शुरू होता है। इसी दौरान क्या होता है कि जो एस्ट्रोजन की सब सांद्रता बढ़ती है, तो एस्ट्रोजन की सांद्रता बढ़ने से क्या होता है कि जो गर्भाशय के अंदर जो एंडोमेट्रियम जो होते हैं, उस एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर जो ऑक्सीटोसिन ग्राही है उनकी संख्या 100 गुना अधिक बढ़ जाती है। कितनी गुना अधिक? 100 गुना अधिक। यानी एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है, क्योंकि हमने बात की थी गर्भाशय के अंदर पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो लेयर अंदर की लेयर होती है उसके अंदर एस्ट्रोजन के प्रभाव के कारण एक ये भी होता है कि जो ऑक्सीटोसिन ग्राही है उनकी संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है, और लगभग कितनी गुना बढ़ जाती है? 100 गुना अधिक हो जाती है। उससे क्या होता है कि जो माता की जो पश्चपीयूष ग्रंथि है उसके द्वारा क्या है कि ये ऑक्सीटोसिन स्रावित होता है, और ऑक्सीटोसिन जो स्रावित होता है तो उससे क्या होता है कि ऑक्सीटोसिन ज़्यादा से ज़्यादा इन एंडोमेट्रियम के जो ऑक्सीटोसिन ग्राही है वहाँ पर जुड़ जाता है। अब जुड़ने से ऑक्सीटोसिन क्या करता है कि जो पेशियाँ हैं उनके अंदर और अधिक संकुचन उत्पन्न कर देता है। उसके बाद में क्या होता है, अगला प्रोसेस जो होता है कि जो गर्भाशय की जो एड्रिनल ग्रंथि होती है, इसकी भ्रूण की जो एड्रिनल ग्रंथि होती है, तो भ्रूण की जो एड्रिनल ग्रंथि उसके द्वारा कार्टिसोल का स्राव होता है, और कार्टिसोल जो स्रावित होता है तो उससे क्या होता है कि उसी दौरान एक प्रोस्टाग्लैंडिन रसायन भी बनता है। तो कार्टिसोल और प्रोस्टाग्लैंडिन दोनों मिलकर ये भी क्या करते हैं, गर्भाशय की संकुचनशीलता को और अधिक बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट देखिएगा कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होना, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ना, ऑक्सीटोसिन ग्राहियों की संख्या और ऑक्सीटोसिन की सांद्रता बढ़ना, साथ में कार्टिसोल और प्रोस्टाग्लैंडिन, साथ में क्या, प्रोस्टाग्लैंडिन, इन की सांद्रता भी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो उससे क्या होता है कि कार्टिसोल और प्रोस्टाग्लैंडिन की सांद्रता यदि बढ़ती है तो गर्भाशय के अंदर जो है संकुचन जो है उनकी संख्या क्या हो जाती है, मायोमेट्रियम के अंदर यूँ कह सकते हैं कि संकुचन जो है उनकी संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी कहने का मतलब 7वें महीने के बाद जैसे जैसे इन हार्मोन की सांद्रता बढ़ेगी वैसे वैसे महिलाओं के अंदर जो है प्रसव पीड़ा जिसको हम कह सकते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि एक प्रकार से संकुचन की जो संख्या है वो बढ़ती जाती है। और उसके लिए कौन कौन से हार्मोन जिम्मेदार है, प्रोजेस्टेरोन की सांद्रता का कम होना, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन, कार्टिसोल और प्रोस्टाग्लैंडिन की संख्या मात्रा का क्या होना या सांद्रता का क्या होना, बढ़ना। तो ये सभी हार्मोन जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, और ये हार्मोन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे संकुचनशीलता क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। अब देखिएगा क्या होगा कि जैसे जैसे गर्भाशय की ये एम्ब्रियो है, तो अब क्या होगा कि ये मायोमेट्रियम लेयर होती है, क्योंकि मुख्य इफेक्ट किस पे पड़ता है, इसे मायोमेट्रियम पर पड़ता है, मायोमेट्रियम। क्योंकि मायोमेट्रियम के अंदर क्या होती है, मसल्स होती हैं, क्या होती हैं, मसल्स होती हैं। तो मायोमेट्रियम की जो मसल है उनके अंदर क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम, मतलब लेवल कम हो जाता है, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन और कोर्टिसोल और प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल जब बढ़ता है तो वो मायोमेट्रियम जो लेयर है उसके अंदर संकुचन की तीव्रता बढ़ जाती है। बढ़ने से क्या होता है, दाब किस पर लगता है, इसे भ्रूण पर लगता है या इस शिशु पर लगता है। लगने से ये कहाँ खिसकता है, नीचे की ओर खिसकता है। अब जब ये नीचे की ओर खिसकता है, किधर, ये कौन सा भाग होता है, सर्विक्स होता है। कौन सा भाग होता है, सर्विक्स। और ये कौन सा भाग होता है, वेजाइना। और ये कौन सा भाग है, यूट्रियस। ये कौन सा भाग है, यूट्रियस। तो अब यूट्रियस से जो शिशु है वो नीचे की ओर खिसकेगा। तो क्या होता है कि यहाँ पर आकर के शिशु का जो सिर है,
इस एरिया के अंदर आकर के क्या शिशु का सिर टच होता है सबसे पहले, क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले कौन सा भाग बाहर निकलता है, सिर। तो सिर जब इस भाग से टच होता है तो ये एक कौन सी क्रिया संपन्न होती है यहाँ पर, प्रतिवर्ती क्रिया। अब कैसे संपन्न होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ही शिशु का सिर यहाँ पर टच होता है, टच होते ही क्या होता है कि यहाँ से तुरंत जो आवेग है वो मस्तिष्क में जाते हैं, और मस्तिष्क में जैसे ही जाते हैं तो मस्तिष्क क्या करता है, मायोमेट्रियम जो लेयर होती है या यूँ कह सकते हैं गर्भाशय के अंदर जो संकुंचन है उनकी तीव्रता को और अधिक बढ़ा देता है। तो बढ़ने से क्या होगा, शिशु पर दबाव और अधिक लगेगा, लगने से वो कहाँ खिसक जाता है, वेजाइना की ओर खिसक जाता है, और वेजाइना से होते हुए शरीर से क्या आ जाता है, वो बाहर आ जाता है। इस पूरी क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रसव कहते हैं। तो इस प्रकार से ये एक कौन सी घटना संपन्न हो रही है, रिफ्लेक्स एक्शन यानी प्रतिवर्ती क्रिया भी यहाँ पर संपन्न हो रही है। और प्रतिवर्ती क्रिया आपको समझ में आ गई होगी कि हार्मोन के बैलेंस के कारण मायोमेट्रियम में संकुंचन की तीव्रता धीरे धीरे 9 महीने जैसे जैसे पूरे होते हैं वैसे वैसे बढ़ती जाती है। और उस दौरान क्या होता है कि शिशु नीचे की ओर खिसकता है। खिसकने से सबसे पहले जब प्रसव की क्रिया शुरू होती है उससे ठीक पहले शिशु नीचे की ओर खिसकेगा तो उसका सिर जो है वो सर्विक्स भाग से टच होता है। टच होते ही क्या होता है कि यहाँ से सूचना मस्तिष्क में जाती है, मस्तिष्क से क्या होता है, जैसे ही जाएंगे तो कहने का मतलब ये हुआ कि पश्चपीयूष ग्रंथि के द्वारा ऑक्सीटोसिन और ज़्यादा बनेगा, तो जिससे संकुचन जो है वो ज़्यादा होगा तो जो है बच्चे पर एक प्रेशर उत्पन्न होता है, दाब उत्पन्न होता है गर्भाशय के पेशियों के द्वारा, और बच्चा नीचे की और खिसक करके शरीर से बाहर निकल आ जाता है वेजाइनल ट्रैक से। तो ये क्रिया कौन सी होती है, प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब ये हुआ कि बच्चे का सिर वेजाइना के टच किया या सर्विक्स के टच किया, और टच करते ही आवेगों की तीव्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये एक क्या हो गया, बच्चे के सिर का सर्विक्स से टच होने से जो है आवेग है वो तीव्र हो जाते हैं, जिससे यूँ कह सकते हैं कि संकुचन जो है वो भी तीव्र हो जाएंगे, जिससे बच्चे पर दाब लगता है और बच्चा वेजाइनल ट्रैक से बाहर निकल जाता है। तो ये कौन सी क्रिया होगी, प्रतिवर्ती क्रिया होगी। तो इस प्रकार से जो प्रसव की क्रिया है इसके अंदर प्रोजेस्टेरोन की सांद्रता कम हो जाती है, एस्ट्रोजन सांद्रता बढ़ जाती है, ऑक्सीटोसिन ग्राही और ऑक्सीटोसिन की संख्या भी बढ़ जाती है, सांद्रता भी बढ़ जाती है। कार्टिसोल जो कि एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा स्रावित होते हैं भ्रूण की, उसकी मात्रा, और प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ये भी, प्रोस्टाग्लैंडिन भी मैं बताता हूँ आपको, वैसे पढ़ा हुआ है आपने कि जब निषेचन की क्रिया हम पढ़ेंगे आगे तो वहाँ भी प्रोस्टाग्लैंडिन यूज होता है, क्योंकि जो अपने इसका सीमन होता है, ह्यूमन सीमन होता है, मेल सीमन, उसके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन पाया जाता है जो कि फीमेल वेजाइना के अंदर क्या और फीमेल यूट्रस के अंदर क्या संकुचन उत्पन्न करता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन फीमेल के इसके अंदर यूट्रस के अंदर संकुचन उत्पन्न करने वाला एक रसायन है। तो ये भी यहाँ पर बनता है जो कि क्या करता है, गर्भाशय के अंदर संकुचन को तीव्र कर देता है। उसके अलावा अब बात आती है रिलैक्सिन की। अब क्या होता है कि जैसे ही बच्चा नीचे की ओर खिसकता है वेजाइना की ओर, तो उस समय क्या होता है कि प्लेसेंटा के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन का मतलब होता है रिलैक्स करना। रिलैक्स करने का मतलब यहाँ पर क्या होता है, देखिएगा कि आपको ध्यान होना चाहिए, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, 3 हड्डियां पाई जाती है इस पेल्विक रीजन में। पेल्विक ग्रिडल जो होती है, पेल्विक ग्रिडल में कितनी हड्डियां होती हैं, 3, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। जहां पर प्यूबिस जुड़ी होती है वहां पर एक प्यूबिस सिम्फाइसिस जॉइंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्यूबिस सिम्फाइसिस जॉइंट। कहाँ पर, जहाँ पर देखो लेफ्ट साइड में इलियम इस्चियम प्यूबिस होती है, राइट साइड में भी क्या होती है, श्रोणि मेखला में इलियम इस्चियम प्यूबिस 3 हड्डियाँ होती हैं। जहाँ पर प्यूबिस जुड़ी रहती है वहाँ पर एक जॉइंट पाया जाता है जिसको कहते हैं प्यूबिस सिम्फाइसिस जॉइंट। और महिलाओं के अंदर जहाँ पर प्यूबिस सिम्फाइसिस जॉइंट होता है वहीं पर वेजाइना पाई जाती है, उस एरिया में क्या होती है, वेजाइना होती है। अब देखिएगा क्या होता है कि प्लेसेंटा जो है वो क्या करता है कि जैसे ही रिफ्लेक्स एक्शन वाली घटना होती है तो बच्चे पर दाब लग रहा है तो बच्चा वेजाइना की ओर आ रहा है, तो उस समय क्या होता है कि ये
प्लेसेंटा के द्वारा रिलैक्सिन हार्मोन भी स्रावित होता है। ये रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है कि महिलाओं की जो प्यूबिस सिम्फाइसिस जॉइंट है उसको लूज कर देता है। लूज करने से उस जो वेजाइना है उसका आकार बढ़ जाता है, और वेजाइना का आकार जैसे बढ़ेगा तो बच्चे का प्रसव है या जन्म वो आसानी से हो जाता है। तो ये हार्मोन कौन सा स्रावित होता है? रिलैक्सिन हार्मोन। और किसके द्वारा स्रावित होता है? प्लेसेंटा के द्वारा स्रावित होता है। और इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? प्लेसेंटा। और ये क्या करता है? माता की प्यूबिस सिम्फाइसिस जॉइंट, श्रोणि मेखला की प्यूबिस सिम्फाइसिस जॉइंट को ढीला कर देता है, जिससे वेजाइना का मार्ग चौड़ा हो जाता है और बच्चे का प्रसव क्या हो जाता है? आसानी से हो जाता है। तो ये घटना किसके द्वारा संपन्न होती है? रिलैक्सिन हार्मोन के द्वारा संपन्न होती है। तो इस प्रकार से ये प्रसव है, और प्रसव के दौरान ये हार्मोन्स का क्या होता है? सारा कंट्रोल होता है। अब देखिएगा कि प्रसव को 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है। प्रसव की पूरी क्रिया को कितने भागों में बांटा गया? 3 भाग। फर्स्ट स्टेज, फिर सेकंड स्टेज, और फिर थर्ड स्टेज। फिर कौन सी है? थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, और कौन सी है? थर्ड स्टेज। अब देखिएगा इसमें क्या होता है कि फर्स्ट स्टेज जो होती है ये जो है 30 मिनट की होती है। कितने मिनट की होती है? 30 मिनट की होती है। अब इसमें क्या होता है कि हर 30 मिनट बाद में आवेग उत्पन्न होते हैं, और वो आवेग कितने मिनट के लिए रहते हैं? महिलाओं के अंदर 1 मिनट के लिए रहते हैं। यानी हर 30 मिनट बाद में आवेग उत्पन्न, आवेग का मतलब प्रसव पीड़ा एक शब्द आता है। प्रसव पीड़ा क्या होती है? लेबर पेन में थोड़ा बता देता हूँ आपको कि महिलाओं के अंदर गर्भाशय के अंदर जो संकुचन हो रहे हैं, और जैसे जैसे प्रसव होना होता है उस समय संकुचनों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे महिलाओं में दर्द का भी अनुभव होता है। और इन संकुचन और इस दर्द को क्या कहा जाता है? प्रसव पीड़ा कहा जाता है। और जब किसी महिला में या जंतु में या फीमेल में स्तनधारी में प्रसव पीड़ा प्रारंभ होती है तो इसका मतलब बच्चे का जन्म होना होता है। तो अब देखिएगा फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि जो आवेग उत्पन्न हो रहे हैं या जो संकुचन उत्पन्न हो रहे हैं गर्भाशय में, यूँ कह सकते हैं कि गर्भाशय में जो संकुचन उत्पन्न हो रहे हैं वो कितने मिनट में होते हैं? 30 मिनट बाद में उत्पन्न होते हैं। और कितने मिनट के लिए रहते हैं? वो 1 मिनट के बाद में रहते हैं, 1 मिनट के लिए रहते हैं। अब क्या होगा कि जैसे जैसे समय बीतता है तो समय बीतेगा तो ये क्या होता है कि जो गर्भाशय में संकुचन 30 मिनट में उत्पन्न हो रहे थे, हर 30 मिनट बाद में वो संकुचन हुआ कितने मिनट बाद में होने लगते हैं? 1 से 3 मिनट के बाद में होने लगते हैं। तो इसका मतलब जैसे जैसे जन्म हो रहा है तो इन संकुचनों की जो तीव्रता है वो क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। इससे क्या होगा कि जो बच्चा है बच्चा क्या होता है? नीचे की ओर खिसक गया, किधर? इसे गर्भाशय ग्रीवा की ओर। गर्भाशय ग्रीवा की ओर जैसे ही खिसकता है और वो वेजाइना की ओर खिसकता है, तो आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि बच्चे के चारों ओर एक एमनियोटिक झिल्ली पाई जाती है, और बच्चे और उस एमनियोटिक झिल्ली के बीच में क्या भरा रहता है? एमनियोटिक द्रव भरा रहता है। तो इससे क्या होगा? फर्स्ट स्टेज में वो एमनियोटिक मेम्ब्रेन फट जाती है, फटेगी। यानी बच्चा नीचे की ओर खिसकने से दाब लग रहा है बच्चे पर संकुचन के कारण, तो एमनियोटिक झिल्ली फट जाएगी। झिल्ली फटते क्या होगा? एमनियोटिक द्रव बाहर निकल जाता है। और ये घटना कौन सी स्टेज में संपन्न होती है? फर्स्ट स्टेज में संपन्न होती है। तो फर्स्ट स्टेज कितने मिनट की होती है? हर 30 मिनट बाद में होती है। यानी 30 मिनट में संकुचन उत्पन्न होते हैं। बाद में तीव्रता और ज़्यादा बढ़ेगी तो संकुचन कितनी देर में उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगे? 1 से 3 मिनट में। और वो कितनी देर रहेंगे? लगभग 1 मिनट रहते हैं। इस दौरान एमनियोटिक मेम्ब्रेन फट जाती है और एमनियोटिक द्रव क्या निकल जाता है? वेजाइना से बाहर निकल जाता है। दूसरी स्टेज कौन सी होती है इसकी? सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में क्या होता है कि ये जो अवधि होती है ये क्या होती है? 20 मिनट से कितने की होती है? 1 घंटे की होती है। कितने की होती है? 20 मिनट से 1 घंटे की होती है। 1 घंटे की होती है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा है वो और नीचे की ओर खिसकेगा, तो पहली बात तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो टूट जाती है। नाभि रज्जु जो होता है बच्चे का जो जुड़ा हुआ होता है गर्भाशय से, यानी नाभि रज्जु अम्बिलिकल कॉर्ड, वो क्या हो जाता है? टूट जाता है। अब टूटने से बच्चा क्या होता है? बाहर निकलता है। पर इस दौरान कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? रिलैक्सिन हार्मोन भी बनता है। इस दौरान कौन सा हार्मोन बनेगा? रिलैक्सिन जैसे ही बनेगा तो क्या होता है कि जो माता की जो वेजाइना है वो चौड़ी हो जाती है। और चौड़ी होते ही क्या होगा कि जो बच्चा है वो क्या होगा कि वेजाइना के चौड़े होते ही शरीर से क्या निकाल दिया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। तो 20 मिनट से 1 घंटे की अवधि होती है। और इसके लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? रिलैक्सिन हार्मोन जिम्मेदार होता है। अब देखिएगा कि रिलैक्सिन हार्मोन
भी बन रहा है इस अवस्था में, अम्बिलिकल कॉर्ड भी टूट गई, और अम्बिलिकल कॉर्ड टूटने का मतलब क्या है, बच्चे का प्रसव पूरा कंप्लीट होना होता है। तो बच्चा जो है बाहर निकल जाता है, और भी इस दौरान कितना टाइम लगता है, 20 मिनट से 1 घंटे का। तीसरी जो स्टेज होती है वो कितनी देर की होती है, 10 से 25 मिनट की होती है। कितने मिनट की होती है, 10 से 25 मिनट की होती है। और इसको कहा जाता है आफ्टर बर्थ। इस स्टेज को क्या कहा जाता है, आफ्टर बर्थ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है कि प्लेसेंटा और जितनी भी कोई झिल्लियाँ, अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियाँ जो अंदर मौजूद होती है, कहाँ पर, इस गर्भाशय के अंदर, वो सारी की सारी क्या होती है, वेजाइनल जो ट्रैक होता है उससे बाहर निकाल दी जाती है। और इस दौरान जो रक्त का प्रवाह भी होता है, ब्लड फ्लो भी होता है, क्या होता है, रक्त का प्रवाह भी होता है। और कितना प्रवाह हो जाता है, लगभग 350 ml तक रक्त इसमें जो है वो स्त्रावित होता है। कितना, 350 ml रक्त की मतलब स्त्रावित होता है। इसका मतलब उसकी हानि मानी जाती है, क्योंकि वो बच्चे के जन्म के समय क्या निकल जाता है, बाहर निकलता रहता है। तो ये तीसरी स्टेज के अंदर होता है। तो 10 से 25 मिनट की होती है आफ्टर बर्थ, इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इस दौरान क्या होता है, जितनी भी अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियाँ होती हैं, प्लेसेंटा होता है, यानी जो अतिरिक्त जो पदार्थ जो कि, या यूँ कह सकते हैं मेम्ब्रेन्स जो कि इस भ्रूण से जुड़ी हुई थी, वो सारी की सारी क्या निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। और इस दौरान रक्त का प्रवाह भी होता है। कितने ml रक्त की हानि होती है, 350 ml रक्त की क्या होती है, इस दौरान हानि भी होती है। तो इस प्रकार से ये सारी घटनाएं किसके दौरान संपन्न होती है, प्रसव के दौरान संपन्न होती है। तो आज का अपना ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। थैंक यू।